हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद कंफर्ट। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है जो सीटेट, यूपीटेट, केवीएस या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम 7वीं कक्षा की एससीईआरटी किताब से इतिहास के एक बहुत ही क्रूशियल और स्कोरिंग चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन। इस लेसन में हम सीधे सोर्स मटेरियल से लिए गए फैक्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो सके। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस लेसन प्लान में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जरा देख लेते हैं। औरंगजेब का शासन और उसकी नीतियां, उसके समय के बड़े विद्रोह, इतने बड़े मुगल साम्राज्य का पतन आखिर कैसे हुआ, और नादिर शाह का भयानक आक्रमण। और हाँ, आखिर में एक क्विक ग्लॉसरी और रैपिड रिवीजन भी होगा। तो बस अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर नोट्स बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले मेजर सेक्शन की, औरंगजेब का शासनकाल और उसकी नीतियां। 1658 से लेकर 1707 तक का ये जो समय है ना, इसे अपनी टाइमलाइन पर बिल्कुल सेट कर लीजिए। देखिए, औरंगजेब को मुगल वंश का आखिरी सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। शाहजहां के बाद 1658 में इसने गद्दी संभाली और पूरे 50 साल, जी हां, हाफ सेंचुरी तक राज किया। ये उसकी ही नीतियों और सैन्य अभियान थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंचा और फैलते फैलते एकदम दक्कन यानी दक्षिण भारत तक जा पहुंचा। अब जरा इस नंबर 80 पर ध्यान दीजिए। इसे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने जनता पर लगे लगभग 80 अलग अलग तरह के करों को यानी टैक्सेस को एक झटके में हटा दिया था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर सीधे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लेकिन औरंगजेब के जीवन में ना एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अगर हम उसकी पब्लिक पॉलिसीज देखें तो उसने शराब, भांग, पब्लिक म्यूजिक और डांस, इन सब पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। यहां तक कि लोगों के आचरण को मॉनिटर करने के लिए उसने मोहतसिब नियुक्त किए। ये टर्म मोहतसिब एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ देखिए। वो खुद एक बहुत ही शानदार वीणा वादक था और महल के अंदर जो हरम का हिस्सा था वहां संगीत का पारंपरिक आयोजन बिल्कुल वैसे ही चलता रहा। प्रशासन और धर्म को लेकर भी उसने कई बड़े फैसले लिए। उसने दरबार की तड़क भड़क छोड़ दी और बिल्कुल सादगी भरा जीवन अपना लिया। एग्जाम के नजरिए से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि उसने गैर मुस्लिमों पर जिजिया टैक्स फिर से लगा दिया और मुस्लिम से ज़कात नाम का धार्मिक कर वसूला जाने लगा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया, उसने सिक्कों पर कलमा लिखा जाना भी बंद करवा दिया। ये सभी पॉइंट्स ना सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, प्रमुख विद्रोह और संघर्ष। इसी समय मुगल साम्राज्य में एक बहुत गहरा आर्थिक संकट भी पनप रहा था। हो क्या रहा था कि अधिकारियों की संख्या तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें सैलरी के तौर पे देने के लिए जागीरें कम पड़ने लगी। बिल्कुल वही वाली बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए औरंगजेब ने अहोम यानी असम, बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करके उन्हें अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई कि इन नए राज्यों से जितनी इनकम हो रही थी ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा तो वहां के अंतहीन विद्रोहों को दबाने में पानी की तरह बहने लगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। देखिए, जाटों का संघर्ष 1669 में शुरू हुआ। सतनामियों ने मेवात और नारनौल में बगावत कर दी। सिखों और मुगलों के बीच कड़ा युद्ध हुआ जिसका नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। मराठों की बात करें तो शिवाजी महाराज ने मुगलों की उस विशाल सेना के कई बार छक्के छुड़ा दिए। और यहाँ शिवाजी ने जिस मास्टर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया वो थी छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। उधर राजपूतों के साथ संबंध जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद बिल्कुल बिगड़ गए और नॉर्थ वेस्ट में पठानों के विद्रोह को 1678 तक कूटनीति और ताकत के दम पर शांत किया गया। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर से आए यूरोपियंस भी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। पुर्तगालियों ने तो बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना तक शुरू कर दिया और चटगांव को अपना बेस बना लिया। वहीं अंग्रेजों ने भी पश्चिमी तट पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय औरंगजेब ने इन शुरुआती यूरोपीय खतरों को बहुत ही सक्सेसफुली दबा दिया और उन्हें हावी नहीं होने दिया। और अब आता है हमारा तीसरा सेक्शन, साम्राज्य का पतन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इतना बड़ा और ताकतवर साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल कोलैप्स आखिर हुआ कैसे? सबसे पहली बात,
औरंगजेब के बाद के सम्राट बहुत कमजोर थे, जिससे प्रांतीय गवर्नर्स मनमानी करने लगे और बेहद पावरफुल हो गए। गद्दी पाने के लिए जो उत्तराधिकार के युद्ध हुए, उनमें बेहिसाब पैसा और ताकत बर्बाद हुई। खजाना पूरी तरह खाली हो गया। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे बिना पैसे के अधिकारियों को सैलरी नहीं मिली और पूरी मिलिट्री टूट गई। जो भ्रष्ट दरबार के सरदार थे, वो अच्छी जागीरों के लिए आपस में ही लड़ने लगे। दरअसल मुगल सिस्टम पूरी तरह से सेंटर पर डिपेंडेंट था और एक योग्य शासक के बिना ये हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बिल्कुल चरमरा गया। ऊपर से जो लग्जरी वाली लाइफस्टाइल थी ना, उसने दरबारियों का नैतिक और सामाजिक पतन भी कर दिया था। टेक्स्ट का एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस यहां सामने आता है, औरंगजेब की अपनी रणनीतिक गलतियां। सोचिए, अपने 50 साल के शासन का लगभग आधा समय उसने दक्कन के युद्धों में निकाल दिया। उत्तर भारत में बैठकर इतने बड़े दक्षिण हिस्से को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। और उससे भी बड़ी भूल ये थी कि राजपूतों और मराठों को अपना सहयोगी बनाने के बजाय उसने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। इतिहास गवाह है कि इसी गलती ने साम्राज्य के अंत को बहुत तेज कर दिया। अब बात करते हैं उस ब्रेकिंग पॉइंट की जिसने इस गिरते हुए साम्राज्य की बची खुची कमर भी पूरी तरह तोड़ दी। सेक्शन 4, नादिर शाह का आक्रमण। एग्जाम के लिए घटनाओं के इस क्रम को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। 1658 औरंगजेब गद्दी पर बैठा। 1707 उसकी मृत्यु होती है और साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो जाता है। और फिर आता है साल 1739, जब नादिर शाह भारत पर एक ऐसा भयंकर आक्रमण करता है जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। 1739 के इस आक्रमण से जुड़े कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये आक्रमणकारी था फारस यानी ईरान का शासक नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। उस वक्त भारत की गद्दी पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बैठा था। नादिर शाह ने दिल्ली में जो लूटपाट मचाई, वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। और अपने साथ मशहूर कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊज, जिसे हम पीकॉक थ्रोन कहते हैं, वो सब लूट कर ले गया। दिलचस्प बात यह है कि वही कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के भी कई आक्रमण हुए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को बस नाम का छोड़ दिया। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ग्लॉसरी और रैपिड रिवीजन। चलिए देखते हैं कि आज आपने कितना कुछ याद रखा है। ये SCERT की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो सीधे पेपर में दिखेंगी। पहला शब्द है कलमा। इसका सीधा सा अर्थ है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपको याद होगा ना, मैंने अभी बताया था कि औरंगजेब ने सिक्कों पर इसे लिखवाना बंद करवा दिया था। दूसरा शब्द है नौरोज। ये पारसियों के साल का पहला दिन होता है, यानी उनका न्यू ईयर। इसे बस ऐसे ही क्लियरली याद रखना है। तीसरा टर्म है हरम। महल का वो खास हिस्सा जहां रानियां रहती थी, उसे हरम कहा जाता था। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बाहर पाबंदी के बावजूद यहीं पे पारंपरिक संगीत का आयोजन चलता रहता था। और आखिरी शब्द है फरमान। फरमान का मतलब है शासक द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑफिशियल या आधिकारिक आदेश। चलिए अब इस पूरे चैप्टर को एक तेज और एनर्जेटिक समरी के साथ लॉक कर देते हैं। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया और साम्राज्य को दक्कन तक फैलाया। उसने जिजिया और ज़कात जैसे टैक्स लगाए, लेकिन गद्दी पर बैठते ही 80 करों को हटा भी दिया था। उसका लंबा संघर्ष जाटों, सिखों, मराठों और राजपूतों से चला, जहां शिवाजी महाराज ने उसे अपनी छापामार युद्ध नीति से खूब छकाया। औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों और खाली खजाने ने साम्राज्य को डुबो दिया। और रही सही कसर 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटकर पूरी कर दी। ये सारी जानकारी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशल है। जाते जाते आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। देखते हैं आज का लेसन किसने ध्यान से सुना। इन 2 सवालों के जवाब कमेंट्स में दीजिए। पहला, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? और दूसरा, शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ किस युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था? If you found this video helpful, don't forget to follow the channel Learn with Comfort and comment your next topic. पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।